वेलकम टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता ही है कि आप सभी को कि मैंने बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक में क्लिक करके आप मेरा पार्ट 1 वीडियो लॉन्ग आंसर मॉडल क्वेश्चन का देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग आंसर तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, इसलिए आज जो है हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे। और चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि विषम पूर्णांक क्या होता है। विषम पूर्णांक का मतलब हम लोगों को आना चाहिए कि ऐसा पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं विषम पूर्णांक, और जो 2 से डिवाइड होता है और उसे हम बोलते हैं सम पूर्णांक। चलते हैं। विषम पूर्णांक कहने का मतलब ये है, अगर हम n इक्वस टू अगर 1 लेते हैं, 1 भी क्या है, एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो हमको इसमें क्या करना है, n² 1 को ये देखना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग n² - 1 को 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग बारी बारी से वैल्यू रखेंगे विषम पूर्णांक का। यहाँ n के बदले में 1 रखेंगे तो 1² - 1 अपॉन 8 यानी कि 0/8। कहने का मतलब 0 जो है हर संख्या से विभाज्य होता है, इसलिए ये विभाज्य है। अब चलते हैं दूसरे विषम पूर्णांक की ओर। दूसरा विषम पूर्णांक है मेरा 3, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। n² - 1/8, n के जगह हम लोग 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² - 1 अपॉन 8। 3² - 1 में 1 जाएगा तो 9 - 1 8/8। ये भी मेरा संख्या विभाज्य है। फिर लेते हैं n = 5, n² - 1 अपॉन 8। यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे। 5² हो गया 25, 25 मैंने 25 में 1 घटेगा तो बचेगा 24/8। ये भी मेरा संख्या विभाज्य है। और नेक्स्ट विषम पूर्णांक लेते हैं हम लोग 1 3 5 7, n² - 1 अपॉन 8। यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो 7² - 1 अपॉन 8। 49 में 1 जाएगा तो 48 बचेगा। ये भी मेरा पूर्णांक 8 से डिवाइड है, अर्थात विभाज्य है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब n एक विषम पूर्णांक ले रहे हैं तो जितना n² - 1 जो है हमेशा ही 8 से विभाज्य हो रहा है। चाहे हम 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, वो सारा ही 8 से विभाज्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसो ज्ञात करें। हम लोग यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके SCF निकालेंगे। जैसा कि पता ही है कि आपको एक एल्गोरिदम होता है, इसका एक स्टेप होता है जनरली, जिसको हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो हम लोगों को पता ही है कि विभाजन विधि से हम लोग मौसो निकालते हैं, लेकिन हम लोग एक स्टेप होता है जो यूक्लिड साहब ने दिए थे, A = BQ + R। यह है मेरा ये स्टेप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यह है मेरा स्टेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ये A और B क्या है, एक धनात्मक संख्या है। A और B एक क्या है, धनात्मक संख्या है, अर्थात यहाँ पे हम लोगों को A जो है भाज्य है, B जो है भाजक
Q जो है भागफल और R जो होता है शेषफल होता है। जैसे कि 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 बार में खाएगा, 2 चौके 8, यहाँ बच गया 1। अर्थात कहने का मतलब ये है 9 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4 प्लस 1। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भाज्य हो गया, ये मेरा भाजक हो गया और ये मेरा भागफल हो गया और ये मेरा शेषफल हो गया। जस्ट यही इसका ये स्टेप है, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कहने का मतलब ये है कि ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, अगर इसको 2 गुना 4 प्लस 1 करते हैं तो 9 के इक्वल आ जाता है। इसी स्टेप का यूज करके हम लोग HCF फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोगों को क्या करना है, HCF तब तक निकालना है जब तक कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ जाए, इस स्टेप का यूज करके। और इसमें से सबसे बड़े संख्या को हम लोग क्या करेंगे, भाज्य मानेंगे, और जो है 432 को हम लोग भाजक मानेंगे। और इसमें हम लोग पहले डिवाइड करेंगे कहीं साइड में। ये कितना बार में हो रहा है, 2 बार में। कितना गया, 10 में 4 गया 6, ये बच गया 15 में 6 गया 9, यानी कि 432 गुना 2, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है मेरा 96, यानी कि 960 और 432 में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, भाजक और शेषफल को फिर आगे लेना है, यानी कि भाजक को आगे लेना है, फिर जो है 96 को इसमें फिर डिवाइड करना है 432 में। इसको करते हैं 4 से, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, 12 में 4 गया 8, अब 12 में 8 गया 4, यानी कि 48 बचा। कितना से मल्टीप्लाई किए, 4 से, प्लस 48। फिर हम लोगों को क्या करना है, इसको आगे लेना है 96 को, फिर जो है 96 और 48 में लगाना है। यहाँ पे देखना है 48 इंटू 2 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 48 को, 48 से 96 में डिवाइड करेंगे, 2 बार में लग जाएगा ये, और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। ये मेरा क्या होता था, शेषफल। और ये शेषफल तब तक विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग क्या करें, 960 और 432 में, इसमें हम लोग विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किए, जिसमें कि 96 और 960 में और 432 में लगाए तो क्या आया, मेरा भाजक लिए, और भाजक से फिर नेक्स्ट स्टेप में गए, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप से फिर जो विभाजक आया उसको फिर यहाँ रखे, फिर उसका प्रयोग किया, और मेरा रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा थर्ड प्रश्न है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 6 से 6 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। हम लोगों को पता है कि जो इसका HCF होता है वो जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर शेषफल लाना है तो शेषफल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शेषफल को लाने के लिए हमको इसमें से 6 हटाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 432, और इसमें भी हमको क्या करना है, 6 से 6 में 6 घटाना है, यानी कि 600। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें से 6 घटा देंगे तो ये जो 2 संख्या आएगा, ये 2 संख्या कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इस और इस संख्या को कम्प्लीटली डिवाइड करे
और बाद में 6 शेषफल दे। यानी कि 6 शेषफल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पहले घटा देते हैं, अर्थात ये कम्प्लीटली वो बड़ी से बड़ी संख्या इसको डिवाइड कर देगा और 6 जो है इसमें बाद में शेषफल दे देगी। यानी करने का मतलब ये है, ये दोनों संख्या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है इस दोनों का HCF लेना है हम लोगों को। चलिए लेते हैं दोस्तों, हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे, लंबी भाग विधि का। 432 और 600 का HCF लेंगे, यानी कि 900। चलिए दोस्तों, इसमें से हम एक बार में लग जाएगा 432, 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 5 में 4 गया 1। फिर इस संख्या को इस भाजक में देते हैं, ये मेरा जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 12 में 3 गया 9, यहाँ 0। फिर ये कितना बार में लगेगा, एक बार में। फिर इसको 96 में देंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में। कितना आया, 24। फिर 24 को कितने देंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है। अब मेरा शेषफल क्या आ गया, 0। जो अंतिम भाजक होता है, क्या, जो अंतिम भाजक होता है वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। यानी कि मेरा HCF जो कितना आ गया इसका, 438 और 606 का HCF 24 आ गया। कहने का मतलब ये है, ये 24 जो है इस संख्या को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और बाद में क्या करेगा, 6 रिमाइंडर यानी कि 6 शेषफल देगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। हम लोगों को शून्यक निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने आप लोगों को आता ही होगा, 5y² - 13y - 6 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फैक्टर निकालने के लिए, इसके फैक्टर को y² के कॉफिशिएंट को, y² के गुणांक को, और जो लास्ट अचर वैल्यू है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंचे कितना आ गया, 30। 30 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 से 15, 3 से 2 से 15, 3 से 5। निकालने का मतलब ये है गया, इस फॉर्म में हम लोगों को ब्रेक करके लाना होता है। और इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये -13y हो जाए। जैसे कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बना के, 5 तिया 15 यानी कि -15 + 2, अगर हम लोग इसमें कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। कहने का मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 इसके बराबर होना चाहिए, और इसका प्लस या माइनस करके ये बीच वाले टर्म के बराबर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये हो गया 5y²। इस 13y को हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक किए हैं, यानी कि हो गया -15y + 2y - 6। अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यू दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से हम लोग 5y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y - 3। यहाँ पर भी हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2। यहाँ पे क्या बचेगा, y - 3। यहाँ से मेरा फैक्टर आ गया y - 3, और ये यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, इंटू 5y + 2, यानी कि y - 3 को बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, 5y + 2। अब हम लोगों को इसको क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, इसको शून्य के बराबर रखना है। तो y - 3 = 0, y का मान आ गया 3। इसको भी बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। 5y + 2 = 0, 5y बराबर -2, y बराबर आ गया -2y5। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे y का 2 वैल्यू निकल के आया। यानी कहने का मतलब अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसका 2 बहुपद निकलता है, अगर रैखिक समीकरण होता है तो उसका एक वैल्यू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन है मेरा, द्विघात बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों को इसको क्या करना है, फैक्टर।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1 है। इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 20। इसको फैक्टर करेंगे 2 से 10, 2 से 5, यानी कि कितना आ गया। और इसको हम लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये 9 के यानी कि 9 के बराबर आ जाए, यानी कि जैसे कि 2 गुना 2 किए 4, और ये क्या आ गया 5, यानी कि गुना करके भी 20 आना चाहिए, गुना करके 20 आना चाहिए, और जोड़ या घटा करके जो है ये इस बीच वाली वैल्यू के बराबर आना चाहिए। यानी कि इसको हम लोग 9x को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 5x प्लस 20। यहाँ से हम लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 4। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 4। अब हम लोगों को x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, हम लोगों को कॉमन ले लेना है। ये तो बाहर निकल गया, बच गया क्या x प्लस 5। अब हम लोगों को इसके शून्यक को निकालना है, यानी कि 0 के बराबर करना है बारी बारी से। x प्लस 4 इक्वस टू क्या हो गया 0, x इक्वस टू क्या हो गया -4। यहाँ पर भी 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 इक्वस टू 0, x इक्वस टू -5 आ गया। यानी कि द्विघात बहुपद है तो मेरा कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। अब जो है क्या कर रहा है, गुणकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसके गुणक क्या होते हैं, यानी कि अल्फा, इसके गुणक जो है निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 2 रूट होता है, इसके गुणक के बीच संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा क्या है मेरा 2 रूट है, यानी कि 2 शून्यक है, यानी कि द्विघात बहुपद है तो 2 रूट्स होंगे, यानी कि रूट्स बोल सकते हैं, शून्यक बोल सकते हैं। यानी कि इसका जो है फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं कि गुणांक x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरा x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 9, यानी कि माइनस होता है इसके आगे -9 अपॉन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी क्या आ गया -9। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर इसको अल्फ़ा मान ले, अगर इसको बीटा मान रहे, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ते हैं तो -4 प्लस -5 कितना हो गया -9, इसको इसके बराबर आ गया। अब क्या करना है, इसका एक और रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये होता है स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। स्थिरांक क्या है 20, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, ये क्या आ गया 20। अगर हम इसी तरह यहाँ पर भी निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इस दोनों को गुना कर देते हैं, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, यानी कि -4 गुना -5, ये आ गया मेरा 20। यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -9 है, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -9 है, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 20 है, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 20 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k का एक गुणनखंड है। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब ये इसका y-1 जब ये इसका गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब ये है गुणनखंड प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं कि y-1 जो है ये किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, यानी कि y-1 इसको क्या कर देगा कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि हम लोग इसको क्या रखते हैं 0 के बराबर, यानी कि y-1 को हम लोग 0 के बराबर करते हैं, ये मेरा गुणनखंड प्रमेय होता है। अब यहाँ पे y-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे हम लोग इस बहुपद में y का मान पुट कर देंगे तो मेरा k का मान निकल जाएगा। चलिए बहुपद क्या है 2y³ प्लस 9y² y प्लस k, और ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर। 2y का मान कितना है
1 का क्यूब प्लस 9, y का मान कितना है 1 का स्क्वायर, फिर y का मान कितना है 1 प्लस k इक्वस टू 0। यानी कि यहाँ एक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 एक को यहाँ 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 9 9 प्लस 1 प्लस k इक्वस टू 0। ये कितना आ गया 2, यानी कि 9 2 11 1 12, 12 प्लस k इक्वस टू 0। इस तरह से k इक्वस टू क्या आ जाएगा, इधर प्लस है तो ये -12। इस तरह से मेरा k का मान -12। चलिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है। हल करें x माइनस वाई इक्वस टू 3, x/3 प्लस y/2 इक्वस टू 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे x/3 y/2 का। तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2x, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3y इक्वस टू 6। यानी कि ये हो गया मेरा 2x प्लस 3y, ये इधर गया 6 6 के 36। यानी कि मेरा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वस टू 36। इसको हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम लोग क्या करना होता है, यहाँ पे जो है इसको बराबर करना होता है, या तो x को आप बराबर कर दीजिए या तो y को बराबर कर देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू हम लोगों को कटाना होता है। यहाँ पे हम लोग x को ही बराबर कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बराबर हो जाएगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर लिए इक्वेशन 1 में। देखिए इक्वेशन, देखिए समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से करते हैं 2 गुना x 2x इंटू 2 इंटू वाई 2y इक्वस टू 3। ये मेरा इक्वेशन हो गया। और नेक्स्ट हो गया 2x प्लस 3y इक्वस टू 36। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू कटाना है तो इसको यहाँ घटाना पड़ेगा। घटाने पर माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू मेरा कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, -2 -3 -5y -36 और +3 कितना हो गया 33। और यहाँ पर जो है y का वैल्यू आ गया -33। यहाँ पे हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30 -30 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया 5 से 6 बार में, यानी कि y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 1 में रख के निकाल लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान हम आसानी से निकालेंगे। y का मान कितना है 6 इक्वस टू 3, x इक्वस टू आ गया 3 + 6 इक्वस टू 9, यानी कि x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 6। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर प्रश्न। द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x + 1 इक्वस टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अर्थात यानी कि d का मान निकालना है। d मतलब विविक्तर होता है, यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac, और b² - 4ac, यानी कि ये इसका एक जनरल फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c इक्वस टू 0। यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर देंगे। b का वैल्यू कितना है मेरा -8 का स्क्वायर माइनस d निकाल लेंगे यहाँ से b² - 4, a किससे कंपेयर हो रहा है 16 से, c कितना है मेरा 1, यानी कि -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 16 चौकी 64, यानी कि मेरा d का वैल्यू कितना आ गया 0। हम लोगों को पता है कि d जब 0 होता है तो मूल कैसा होता है, मूल समान और वास्तविक होते हैं। कब, जब d का वैल्यू 0, यहाँ मेरा d का वैल्यू कितना है 0, इसलिए मूल मेरा क्या हो जाएगा समान और वास्तविक।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, टी के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² + ty = -3 के दोनों मूल बराबर हो। हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब मूल बराबर होते हैं तो d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब मूल बराबर हो, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, जब दोनों मूल क्या हो, बराबर हो, यानी कि d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को यहाँ पे लेंगे 2y² + ty, ये -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 = 0। ये मैं द्विघात समीकरण लिए। अब यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से हम लोग d निकालना है, जो मूल, यानी कि जब मूल बराबर होता है तो d का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग इस कंडीशन को इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे। d = क्या पढ़ाए थे अभी, b² - 4ac। यहाँ पे हम लोग द्विघात फॉर्मेट में इसको कंपेयर कर लेंगे, ax² + by + c। यहाँ a के बदले में क्या है, यानी कि b के बदले में क्या है, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 4। a के बदले में क्या है, यहाँ 2, c के बदले में क्या है, 3। ये कितना हो गया, t² - 4 × 12 = 24। और जो है इधर जो है d का वैल्यू कितना है, जब मूल बराबर हो तो 0। यहाँ से हम लोग t² इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, अर्थात t = रूट इधर जाएगा तो -24। इसको ब्रेक कर लेंगे, 4 × 6 = 24, 4 का वर्गमूल हो गया 2√6, अर्थात ये द्विघात समीकरण है तो ये हो जाएगा ±2√6। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, यानी कि मेरा दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। यानी कि दूसरा पद, यानी कि प्रथम पद, यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद और ये मेरा तृतीय पद, जिसके दूसरे पद कितना है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद है मेरा 18 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मेरा तृतीय पद कितना है, 18, द्वितीय पद कितना है, 14, यानी कि सार अंतर आ गया 4, यानी कि इस टर्म के बीच 4 का अंतर है। और यहाँ पे 14 है, यहाँ 18, यहाँ पे 4 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब इसमें भी अगर 4 घटा देंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा मेरा। फिर है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना। 51 पदों का योग, यानी कि हम लोग सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये होता है सभी पदों के योग के फार्मूला, यानी समांतर श्रेणी के पदों के योग के फार्मूला होता है। यानी कि s कितना पद का निकालना है, 51 पद का, यानी कि 51/2 2a, ये मेरा यहाँ होता है प्रथम पद, 2 × a, ये मेरा हो गया प्रथम पद। ये हो गया मेरा 10, n हो गया पदों की संख्या, तो मेरा कितना पद का निकाल रहे हैं, 51 पद का, यानी ये मेरा पदों की संख्या हो गया 51 - 1 × d कितना है मेरा 4। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं a बराबर प्रथम पद और d कॉमन डिफरेंस, ये होता है सार्वंतर, यानी कि इसको d भी बोलते हैं। उसके बाद n होता है पदों की संख्या, यानी कि यहाँ हो गया 51/2, 2 × 10 20, ये हो गया 50 × 4 200, 51/2 गुना ये हो गया 220, इसको गुना करेंगे 11 × 11, 11 × 55 = 56, यानी कि 5610। मेरा S51 का वैल्यू आ गया
5610। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन रह गया है उसे नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या किसी भी तरह का सलाह हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।